वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम देखेंगे भारत की भाषाओं के बारे में। आप सब जानते हैं भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, राष्ट्रीय भाषाएं भी हैं और 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है। मतलब संविधान में उन भाषाओं को मान्यता दी है कि संवैधानिक भाषाएं हैं और इनका प्रयोग राजकाज में किया जाता है। तो आज हम इन्हीं भाषाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 14 भाषाएं थीं। उसके बाद कुछ और भाषाएं हैं जिनको मान्यता मिली संविधान में। तो आज सारे फैक्ट देखेंगे, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। संख्या तो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उसके अलावा एक प्रश्न और भी एग्जाम में पूछा गया है लगातार, जिसमें आपसे पूछा गया है, आपको दे दिया कि निम्नलिखित में दी गई भाषा कौन सी ऐसी है जो संविधान में नहीं है, संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है। तो 22 भाषाओं के नाम भी आपको याद होने चाहिए कि किन किन का उल्लेख संविधान में है। तो आइए आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है, पहले ही बताया। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय, जब संविधान बनकर तैयार हुआ 1949 में, 1950 में लागू हुआ था, आप सब जानते ही हैं। तो इस समय मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी थी? उस समय थी 14 संख्या। ठीक है, तो 14 थी। 14 से 22 कैसे हुई इसको भी हम आगे देखेंगे। 8वीं अनुसूची में तदुपरांत जोड़ी गई भाषाएं कौन सी हैं? तो पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। फिर कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई, कोंकणी जोड़ी गई, नेपाली जोड़ी गई, मणिपुर, मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली, ये सारी भाषाएं जोड़ी गई। अब 14 के बाद संख्या कितनी हो गई? सिंधी जोड़ी तो 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये हो गई पूरी 22 भाषाएं। अब इनको कब कब जोड़ा गया ये देखिए। सिंधी को 1967 में 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अपनाया गया। तो 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, किससे संबंधित है? सिंधी भाषा को जोड़ने से संबंधित है। और ये भाषाएं कहाँ पर? 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। आप सब जानते हैं कि 12 अनुसूचियाँ होती हैं, इसके ऊपर पहले ही वीडियो आ चुका है। अगर ये 12 अनुसूचियाँ आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। ठीक है, तो 12 के 12 में क्या विषय है सबको याद कर लेना है। अब जो हमारा संविधान था तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, उसके बाद इनको ऐड कर दिया तो हो गई 22 भाषाएं। सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अपनाया। इसके बाद 3 भाषाएं 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जुड़ी। अब ये 3 भाषाएं कौन थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो को मने से याद कर लीजिए, ऐसे याद कर सकते हैं, को मने, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो इससे याद हो जाएगी। 71वें संविधान संशोधन में जुड़ी। इसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को 2003 में 92 वाला 92वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। इसको भी याद कर सकते हैं, मैं संग बोडो, मैं संग बोडो, मैथिली, संथाली और बोडो और डोंगरी। ठीक है ना, ये 4 भाषाएं हो गई। तो ये इसको 2003 में जोड़ा गया। तो सबसे पहले 1967 में एक भाषा जुड़ी सिंधी, 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी, फिर 1992 के बाद 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा। इसके बाद उड़िया का नाम बदलकर 96वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ओडिया कर दिया। तो यहाँ पर 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी याद करना है, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया था और पहले उड़ीसा कहा जाता था, उड़ीसा। इसके बाद इसका नाम भी ओडिशा हो गया था, ओडिशा। ठीक है ना, तो ऐसे ही भाषा का नाम ओडिया कर दिया। क्लियर है? इसके बाद सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या 234 है। मातृभाषाएं यानी कि जो आपको माता से मिलती हैं, जो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो ऐसी भाषाएं 234 हैं जिनकी पहचान की जा सकती है, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं लोगों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। तो ये भारत की आधिकारिक भाषा है जिसमें भारत के जो काम होते हैं, ऑफिशियल वर्क जो है वो हिंदी में होता है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा, अब यहाँ पर शास्त्रीय भाषाएं देखिए, अभी हमने ये देखी
कौन सी भाषा है जो संविधान में उल्लिखित हैं। अब शास्त्रीय भाषाओं में देखिए तो शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी तमिल। 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएं कौन सी हैं? संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, तेलुगु 2008 में और उड़िया 2014 में। ये शास्त्रीय भाषाएं वो हैं जिसमें कुछ शास्त्र लिखे गए हैं, साहित्यिक भाषाएं जिनमें कुछ साहित्य की रचना की गई है। तो संस्कृत में साहित्य है, कन्नड़ में भी शास्त्र लिखे गए हैं, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, ये सब शास्त्रीय भाषाएं हैं, याद रखना है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो संख्या भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, संख्या भी याद रखनी है। इसके बाद डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ कश्मीरी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनने के लिए 2020 में भारत की संसद ने एक विधेयक पारित किया था। तो एक विधेयक पारित हुआ था जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। तो एक पूरा भारत का एक राज्य ऐसा भी है जहाँ पर राजभाषा अंग्रेजी है। तो ये कौन सा राज्य है, एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो नागालैंड की भाषा याद रखनी है। नागालैंड में इंग्लिश में काम होते हैं सारे, अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। गोवा की राजभाषा कोंकणी है। एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट, इसलिए इनको याद रखना है। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा अंग्रेजी है। तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो काम है वो सब इंग्लिश में होते हैं। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? जेसरी यहाँ की प्रमुख भाषा है और महल। सामान्य पुडुचेरी यानी पूर्व में पांडिचेरी में बोली जाने वाली विदेशी भाषा फ्रेंच है, वहाँ पर फ्रेंच भी बोली जाती है। पूर्व की तालवी कही जाने वाली भाषा तेलुगु है। जिन 2 राज्यों में संस्कृत उनकी आधिकारिक भाषाएं हैं वो कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। संस्कृत यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अंडमान निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तो ये सारी यहाँ की भाषाएं हैं। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं निम्नलिखित दी गई भाषाओं में कौन सी अंडमान निकोबार की भाषा नहीं है, ठीक है। तो आपको हिंदी दे देंगे, यहाँ पर साथ में अंग्रेजी दे देंगे और ये कुछ दे देंगे। तो याद रखना है, हिंदी है, निकोबारी है, बंगाली है और तमिल भी यहीं पर बोली जाती है, मलयालम और तेलुगु भी है। अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है, ठीक है। आपने अभी 22 भाषाओं के अभी आपको नाम दिखाएंगे, अभी आपने तो कुछ ही देखी हैं जो बाद में ऐड हुई थी, अभी 22 के नाम हम पढ़ेंगे। तो 22 भाषाओं में जो है अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है, अंग्रेजी हमारी 22 भाषाओं में संविधान में नहीं दी गई है। अक्टूबर 1953 में 1953 में भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो भाषा के आधार पर पहले जो है सबसे पहला विभाजन यहीं पर देखने मिलता है 1953 में, ठीक है। तो यहाँ पर तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है उसको अलग कर दिया गया। इसके बाद एक लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन और पोट्टी श्री राम तुल्लू की मृत्यु हो गई। ये आंदोलन में शामिल थे। इनकी हड़ताल के बाद भूख हड़ताल इन्होंने की 56 दिनों की 56 डेज की भूख हड़ताल पे ये रहे और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तब जाकर फिर क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था। हड़ताल के बाद खड़े होने वाले कांग्रेसी ये व्यक्ति थे। इनका नाम एग्जाम में पहले बहुत पूछा गया है, तो इनका नाम भी याद कर लें। यहाँ पर आप सब देखते भी हैं कि एक जो आयोग है उसका गठन किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक हमने देखी। इसके बाद भाषा को बढ़ावा देने के लिए कुछ संस्थान हमारे भारत में हैं स्थापित किए गए, इनको देखते हैं। भारतीय भाषा संस्थान अगर आपसे पूछें, इंडियन लैंग्वेज जो हमारा संस्थान है वो अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक में है। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये वर्धा में है, महाराष्ट्र के वर्धा में। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश के। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ये नई दिल्ली में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये तिरुपति में है। इसके बाद एक है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, ये हैदराबाद में है। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान ये चेन्नई में है। शास्त्रीय तेलुगु में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र ये नेल्लोर में है। इसके बाद केंद्रीय हिंदी संस्थान सेंट्रल का एक हिंदी संस्थान है, ये कहाँ पर है? ये आगरा में है। तो यहाँ पर हमने कुछ संस्थान देखे जो कि भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए थे, कहीं ना कहीं लैंग्वेज के अच्छे स्तर के लिए काम कर रहे हैं कि लैंग्वेज जो है उत्कृष्ट बने और समृद्ध बने, उसके लिए लगातार काम करते रहते हैं। तो इन संस्थानों के बारे में हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले, कोई एक या संस्थान पूछ सकते हैं, तो इनको याद कर लेना है।
इसके बाद अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में विशेष रूप से उल्लेख है कि संघ की जो आधिकारिक भाषा है देवनागरी लिपि अंग्रेजी होगी। यह आर्टिकल पूछा जा चुका है। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप संघ भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय पासपोर्ट पर केवल हिंदी और अंग्रेजी का ही उल्लेख होगा। भारतीय संसद में कार्य केवल हिंदी और अंग्रेजी में ही किया जाता है। संसदीय कार्यवाही, न्यायपालिका, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संचार जैसे आधिकारिक उद्देश्यों में अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति है। अब चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तो भाषा ही अंग्रेजी, ऑफिशियल काम अंग्रेजी में होते हैं, इसलिए जो हमारी संसद है, भारतीय जो संसद है, वो सारे ऑफिशियल काम हिंदी और अंग्रेजी में करती है। 1950 के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ राजभाषा अधिनियम 1963 की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। ठीक है, तो याद रखना है हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन हमारी राजभाषा है हिंदी, जो 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए प्रदान करता है। तो यहाँ पर हिंदी को राजकाज की भाषा स्वीकार किया गया था, लेकिन अंग्रेजी में भी राजकाज किया जाता है। मतलब जो काम है, सरकार के जो काम है, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं। जो हमारा मूल संविधान बना था 1949 में, 1950 में लागू हुआ। इसमें 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, यहाँ संस्कृति नहीं संस्कृत है, तमिल और उर्दू। सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन से जोड़ा। कोमने यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा। इसके बाद मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैसंग बोडो, इसको 2003 में जोड़ा। 92वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 2011 में 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन अधिनियम आया, जिसमें उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया। तो ये फैक्ट तो आप पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद राज्यों को इन 22 अनुसूचित भाषाओं में से अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की कोई बाध्यता नहीं है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1953 में गठन हुआ था, जिसे मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी भागों से बनाया गया था। तो यहाँ पर क्या, तेलुगु भाषी लोग रहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं 22 भाषाओं को कि कब कौन सी भाषा संविधान में जोड़ी गई। तो 14 भाषाएं तो 1950 में थी। ये आपके लिए आसान होगा याद करना। इनका मान्यता प्राप्त वर्ष आपको सबका 1950 में लेगा। उसके बाद वाला भी हालांकि आप पढ़ ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी टेबल के रूप में देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए क्रम। असमिया असम की है, बंगाली पश्चिम बंगाल की भाषा है, तेलुगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की भाषा है। ठीक है, पहले 1953 में 1953 में आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पर अलग होकर। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे सब क्या थे, तेलुगु भाषी थे। तेलुगु भाषी थे, मद्रासियों से अलग होकर हुए थे ये। ठीक है, मद्रास राज्य से अलग हुआ था। अब इन तेलुगु भाषियों में भी कुछ अलग हो गए। तो आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ 2014 में, क्या बना, तेलंगाना बना। तो तेलुगु भाषा कहाँ कहाँ की हो गई, आंध्र प्रदेश की भी और तेलंगाना की भी। ठीक है, इसको याद रखना है। उर्दू भाषा कहाँ की है, उत्तरी भारत की है। गुजराती गुजरात की है। हिंदी उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है। कश्मीरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र याद रखने हैं कि कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, एग्जाम में पूछ चुके हैं। तमिल भाषा तमिलनाडु और पुडुचेरी में बोली जाती है। मलयालम केरल में, मणिपुरी मणिपुर में और मराठी महाराष्ट्र में। अब ये मणिपुरी बाद में शामिल हुई थी, इसलिए 1992 यहाँ पर डेट दी गई है। कोमने आपको याद ही है 1992 में शामिल हुई थी। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा संविधान संशोधन था। अभी 2 बार आपको बता दिया है, तो जल्दी से कमेंट करें। इसके बाद मराठी महाराष्ट्र की है, उड़िया उड़ीसा की है। 1950 में इसको जोड़ा गया था। इसका नाम बदलकर ओडिया कर दिया था बाद में। ठीक है, यहाँ पर उड़िया ही था जब 1950 में इसको जोड़ा। अब इसका नाम ओडिया हो गया। अब ओडिया नाम कब किया, अभी आपको 2 बार बता दिया। जल्दी से इसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। पंजाबी भाषा पंजाब की और चंडीगढ़ की है। संस्कृत कहाँ पर, संस्कृत राज्य की भाषा उत्तराखंड की है। इसके अलावा सिंधी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में बिखरी हुई है। 1967 में इसको ऐड किया। नेपाली भाषा सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, जो नेपाल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। 1992 में इसको जोड़ा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर नेपाली दी गई है, तो याद रखना है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो 22 भाषाओं में से आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ चुके हैं, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसको संविधान में जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। तो नेपाली भाषा है। ठीक है, नेपाली भाषा ऑब्वियस सी बात है कि नेपाल में भी बोली जाएगी। नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य है, तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया।
ठीक है ना। तो नेपाली भाषा के बारे में ये चीज़ भी याद रखनी है। फिर कोंकणी भाषा है, गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, 1992 में जोड़ा। बोडो असम और पश्चिम बंगाल की भाषा है, 2003 में जोड़ा। यहाँ पर बोडो जनजाति भी पाई जाती है। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर की और हिमाचल प्रदेश की है, 2003 में इसको जोड़ा। मैथिली और संथाली, इनको भी 2003 में जोड़ा। मैथिली बिहार का एक क्षेत्र है, मिथिला, वहाँ बोली जाती है, तो ये बिहार के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। और संथाली भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, अब ये एग्जाम में पूछ भी चुके हैं संथाली भाषा के बारे में कि इसका क्षेत्र कौन सा है, तो याद कर लेना है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति के द्वारा ये भाषा बोली जाती है। तो आपसे संथाल जनजाति भी पूछ सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल याद रखना है, झारखंड याद रखना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एक क्या है, बिहार। तो JPB से याद कर लीजिए या फिर BPJ से याद कर लीजिए, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड। क्लियर है। तो यहाँ पर एक कुल 22 भाषाएं हैं जो संविधान में उल्लेखित हैं। पहले 14 थी जो 1950 में जोड़ी गई थी, इनको याद रखना है, सबके नाम याद कर लेना है। अब यहाँ पर पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया भोजपुरी भाषा के बारे में। भोजपुरी बहुत फेमस भाषा है, ठीक है। तो ये पूछ चुके हैं कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं में से क्या ये है, तो भोजपुरी नहीं है, अंग्रेजी इसमें नहीं है, तो इनके नाम थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। अंग्रेजी हालांकि नागालैंड में प्रयोग की जाती है, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन 22 भाषाओं में ये नहीं आती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्रश्नों को गलत करके नहीं आना है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, यहाँ पर हम ये टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, UPPSC के लिए या फिर UPSSC के लिए, UPSSC के लिए, UPSSC की किसी भी एग्ज़ाम के लिए, BDO का एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, या फिर आप UPPSC का RO का एग्ज़ाम है, या फिर BDO का एग्ज़ाम है, या फिर कोई भी अदर स्टेट सर्विसेज के लिए आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार हमारे ग्रुप स्टार्ट होते रहते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, जिससे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्विज मिलते हैं हज़ारों की संख्या में, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं पर्टिकुलर, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है। तो इतने सारे प्रॉफिट आपको ग्रुप में मिल जाते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम करना आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, इन पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।